हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र सिविक्स कक्षा 12 जो कि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आता है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें प्रश्न कराना है आपको। उसके बाद आप जो है इसका अध्ययन करके एग्ज़ाम में देने जाएं। उम्मीद साथियों कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको अध्ययन करना इसका बहुत आवश्यक है। तो चलिए हमारे साथ ध्यान लगा के बने रहें। तो क्या है? पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। अब देख सकते हैं पाठ्य पुस्तक प्रश्न। अब पहला है क्या? तिथि। क्वेश्चन नंबर 1, तिथि के हिसाब से इन सबको क्रम में दें। इसके हिसाब जैसे विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, यूरोपीय संघ की स्थापना, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना। इसमें क्या है कि आपको देना है क्रम। क्रम को मतलब जो पहले आए उसको पहले, जो बाद में है बाद में। तो विश्व पहले क्या हो जाए, देखो क्रम में क्या है, पहले का वाला देखो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना पहला हो गया। अब एक तीसरे नंबर पर था, देखिए ये था दूसरे पे, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना। और दूसरा कौन बनेगा? आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना। तीसरा यूरोपीय संघ की स्थापना। चौथा विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश। ये हो गया क्वेश्चन पूरा, वो आंसर वो हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2, आसियान वे या आसियान शैली क्या है? तो इसको भी क्रम आसियान सदस्य देश के जीवन शैली है। आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज का स्वरूप है। आसियान सदस्यों की रक्षा नीति है। सभी आसियान सदस्य देश को जोड़ने वाली सड़क है। तो आंसर हो जाएगा इसका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खा सही है, खा 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 दे रहा है तो खा सही कर दीजिए। खा है इसमें कि पूछा है ना। तो अब देखिए इसमें क्या है, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? खुले द्वार चीन, यूरोपीय संघ, जापान, अमेरिका। तो इसमें चीन अपनाई थी खुले द्वार की नीति। अब उसके बाद खाली स्थान भरे। 1962 में भारत और चीन के बीच, और उसके बाद और को लेकर सीमावर्ती लड़ाई हुई। खा आसियान क्षेत्रीय मंच के कामों में और करना शामिल है। गा चीन ने 1972 में के साथ दो तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवाद समाप्त किया। घा योजना के प्रभाव से 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। अंगा आसियान का एक स्तंभ है जो इसके सदस्य देशों की सुरक्षा मामले को देखता है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, अब देखिए मिलाते हुए मैंने इसको आंसर प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप लिख लेंगे। देखिए पहले में क्या है, 1962 में भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र को लेकर सीमावर्ती लड़ाई हुई थी। अखाम क्या है, आसियान क्षेत्रीय मंच के कामों को आर्थिक विकास को तेज करना और सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास प्राप्त करना शामिल है। गम क्या है, चीन ने 1972 में अमेरिका के साथ दो तरफा, चलिए यहाँ तक इसकी साथ ले लीजिए, संबंध शुरू करके अपना एकांतवाद समाप्त किया। घा मार्शल योजना के प्रभाव से 1948 में यूरोपीय क्या है, 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। अंगा आसियान सुरक्षा समुदाय आसियान का एक स्तंभ है जो इसके सदस्य देशों की सुरक्षा के मामले देखता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है? आंसर क्या हो जाता है, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के निम्नलिखित उद्देश्य है। नंबर 1, क्षेत्रीय देशों के लोगों का कल्याण और जीवन में गुणात्मक लाना। अब 2 क्या है, नंबर 2, क्षेत्र के आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास लाना। 3, सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। 4, अन्य देशों के साथ सहयोग करना। 5, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 5 का छठा नंबर क्या है, एक दूसरे की समस्याओं के लिए आपसी विश्वास
समझबूझ व सहृदयता विकसित करना। और साथ क्या है, अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चलिए यहाँ तक इसकी हिसाब लीजिए। भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या असर होता है? उत्तर, भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर सकारात्मक असर पड़ता है। भौगोलिक निकटता के साथ उस क्षेत्र के देशों की कई समस्याएं, धर्म, रीति रिवाज तथा भाषाएं समान होती हैं, जिसके कारण एक क्षेत्रीय संगठन के निर्माण में मदद मिलती है। क्षेत्रीय संगठनों से संबंधित देशों में परस्पर सहयोग एवं संगठन की भावना पैदा होती है। क्षेत्रीय संगठनों के कारण संबंधित देशों में शत्रुता एवं युद्ध की भावना न होकर बंधुत्व एवं शांति की भावना पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं? आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। क्या है? आसियान विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई। आगे क्या है? हनोई कार्य योजना के तहत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, व्यापारिक उदारीकरण तथा वित्तीय सहयोग की वृद्धि के लिए विभिन्न उपाय निर्धारित किए गए। नंबर 3, आसियान विजन 2020 के तहत एक आसियान सुरक्षा समुदाय, एक आसियान आर्थिक समुदाय तथा एक आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय। चलिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, एक आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय बनाने की संकल्पना की गई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उनके उद्देश्यों के बारे में बताएं। फिर क्या हो जाएगा? आसियान समुदाय के 3 मुख्य स्तंभ हैं: आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। नंबर 1, आसियान सुरक्षा समुदाय। यह समुदाय आसियान देशों के बीच होने वाले टकराव को दूर करता है, ये सुरक्षा में आता है। नंबर 2, आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय आसियान देशों को साझा बाजार और उत्पादन आधार तथा क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। उसके बाद नंबर 3, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ये क्या करता है? यह समुदाय आसियान देशों के बीच सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ा देता है, क्योंकि इसको आपको ध्यान देना आवश्यक है, पूछा जाएगा ये। अब आगे क्या है? आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है? उत्तर क्या हो जाएगा? आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से पूरी तरह अलग है। चीनी अर्थव्यवस्था की नीति विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त करता है। चीन ने वर्तमान समय में बंजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था को अपनाया है। अब नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से पूरी तरह अलग है। चीनी अर्थव्यवस्था की नीति विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त करना। चीन ने वर्तमान समय में बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था को अपनाया है। चीन ने शॉक थेरेपी की अपेक्षा चरणबद्ध ढंग से अपनी अर्थव्यवस्था को बाजारोन्मुखी बनाया। चीन ने 1982 में कृषि एवं 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया। आर्थिक विकास के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की गई। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वर्तमान चीनी अर्थव्यवस्था 1950 की चीनी अर्थव्यवस्था की अपेक्षा अधिक खुलापन लिए हुए है। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? किस तरह यूरोपीय देशों ने युद्ध के बाद की अपनी परेशानियां सुलझाई? संक्षेप में उन कदमों की चर्चा करें जिनसे होते हुए यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। उत्तर क्या हो जाएगी? यूरोपीय देशों ने दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात आपसी बातचीत, सहयोग एवं परस्पर विश्वासों के आधार पर अपनी परेशानियों को दूर किया। यूरोपीय देशों ने अपने आर्थिक विकास के लिए 1948 में मार्शल योजना के अधीन यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की।
राजनीतिक सहयोग के लिए यूरोपीय देशों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, की स्थापना। यूरोपीय देशों ने 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना की। 1957 में इन देशों ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC की स्थापना की। 1985 में यूरोपीय देशों ने सांगेन संधि करके यूरोपीय देशों के बीच सीमा नियंत्रण को समाप्त कर दिया। 1990 में फिर क्या हुआ? 1990 में यूरोपीय देशों के प्रयास से जर्मनी का एकीकरण हुआ। 1992 में यूरोपीय देशों ने मास्ट्रिस्ट संधि पर हस्ताक्षर करके यूरोपीय संघ की स्थापना की 1992 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? यूरोपीय संघ को क्या चीज़ें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं? अथवा ऐसे आ जाएगा, यूरोपीय संघ के आर्थिक और सैनिक प्रभाव की व्याख्या कीजिए। दोनों प्रश्न एक ही हैं, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले ही लिख दिया हूँ, टाइप कर दिया हूँ। अब क्या है? यूरोपीय संघ है यूरोपीय देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। यूरोपीय संघ का अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस तथा मुद्रा है जो इसे शक्तिशाली स्थिति प्रदान करते हैं। यूरोपीय संघ का विश्व राजनीति में आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक महत्व बहुत अधिक है। यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। ये सभी तत्व यूरोपीय संघ को एक प्रभावशाली संगठन बनाने में मदद प्रदान करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 12, चीन और भारत की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मौजूदा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकने की क्षमता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने तर्कों से अपने विचारों की पुष्टि करें। तो उत्तर क्या हो जाएगा? भारत एवं चीन विश्व की उभरती हुई दो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को दोनों देश प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए समय समय पर यह कहा जाता है कि चीन एवं भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में है। चीन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। इसके पास परमाणु शक्ति है। चीन के पास विश्व की सबसे बड़ी सेना है। इसके साथ चीन बड़ी तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व स्तरीय बना रहा है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, तो कुछ समीक्षक भारत को आने वाले समय की महाशक्ति के रूप में देख रहे हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत ने संचार तकनीक, विज्ञान एवं सूचना के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में किसी भी देश से अधिक उन्नति की है। भारत के पास एक शक्तिशाली सेना है तथा भारत एक परमाणु संपन्न जिम्मेदार राष्ट्र है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका को देखते हुए ही भारत के साथ असैनिक परमाणु समझौता किया है। अतः कहा जा सकता है कि आने वाले समय में चीन एवं भारत एक पक्षीय विश्व को चुनौती दे सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है साथियों एग्जाम में, इसको कर लीजिए इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ सकता है। अब आगे क्या है? क्वेश्चन बताया, मुल्कों की शांति और समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों को बनाने और मजबूत करने पर टिकी है। इस कथन की पुष्टि करें। लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए विश्व में शांति और व्यवस्था का होना आवश्यक है। इसके साथ प्रत्येक देश का आर्थिक विकास होना भी आवश्यक है। इन दोनों शर्तों को क्षेत्रीय आर्थिक संगठन बनाकर पूरा किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि विश्व शांति और समृद्धि के लिए क्षेत्रीय आर्थिक संगठन आवश्यक है। अतः अधिकांश महाद्वीपों में क्षेत्रीय आर्थिक संगठन बने हुए हैं, जैसे यूरोप में यूरोपीय संघ, एशिया में एशियाई तथा सार्क। ये संगठन संबंधित देशों के आर्थिक विकास को अधिक बढ़ावा देने तथा इन्हें युद्ध से दूर रखते हैं ताकि क्षेत्र एवं विश्व में शांति बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? भारत और चीन के बीच विवाद के मामलों की पहचान करें और बताएं कि
बृहत्तर सहयोग के लिए इन्हें कैसे निपटाया जा सकता है, अपने सुझाव भी दीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा? भारत तथा चीन दो पड़ोसी देश हैं। दोनों देशों के मध्य ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो दोनों देशों के संबंधों में तनाव भी पैदा करते हैं। सीमा विवाद, भारत चीन के मध्य सर्वाधिक तनावपूर्ण सीमा विवाद है। 1962 को भारत चीन 1962 को क्या हुआ था? 1962 को भारत चीन युद्ध के समय चीन ने बहुत से भारतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जिसे आज भी चीन अपना क्षेत्र बताता है। अब मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा ऐसी रेखा है जो भारत और चीन के क्षेत्र की सीमा निश्चित करती है। यह रेखा 1914 ईस्वी में भारत, चीन तथा तिब्बत के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन द्वारा निश्चित की गई थी। 1956 तक चीन ने कभी भी मैकमोहन रेखा को स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार नहीं किया था, किंतु 1956 के बाद चीन ने इस सीमा रेखा संबंधी अपनी आपत्ति को प्रकट करना आरंभ कर दिया था। अमनेस्ट क्या है? चीन का पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति करना। चीन ने सदैव पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति की है, जिनका प्रयोग पाकिस्तान भारत के विरुद्ध करता है। इसके लिए भारत ने कई बार चीन से अपना विरोध जताया है। चलिए यहाँ से, क्योंकि अब देख रहे हैं चाइना का सामान भारत में बहुत ज़्यादा बिक रहा है। भारत का सामान बल्कि बिकने लगे तो चाइना अपने आप यहाँ बंद कर देगा, लेकिन भारत में बिकता है सामान उसका। अब इसके बाद क्या है? 1956, हाँ, चीन 1956 ने सीमा संबंधी प्रकट। अब चीन का पाकिस्तान को हथियार की आपूर्ति करना, ये तो मैंने बता दिया। भारत ने कई बार चीन से अपना विरोध जताया। अब नंबर 4 क्या है? भारत द्वारा दलाई लामा को समर्थन देना। चीन को सदैव इस बात पर आपत्ति रही है कि भारत दलाई लामा का समर्थन करता है। भारत एवं चीन के बृहत्तर सहयोग के लिए सर्वप्रथम अपने सीमा विवाद को सुलझाना चाहिए। दोनों देशों को इस प्रकार का रास्ता निकालना चाहिए जो देशों को मंजूर हो। चीन को मैकमोहन रेखा के समय में भारत से सहयोग करना चाहिए। चीन द्वारा पाकिस्तान को की गई हथियारों की आपूर्ति भारत चीन संबंधों में तनाव पैदा करती है। अतः चीन को पाकिस्तान के हथियारों की आपूर्ति के समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। दलाई लामा के विषय पर भी दोनों देशों को बातचीत द्वारा एक सर्वमान्य उपाय निकालना चाहिए। इन सभी उपायों द्वारा ही इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। साथियों फिर देख लीजिए, दलाई लामा के विषय पर भी दोनों देशों को बातचीत द्वारा एक सर्वमान्य उपाय निकालना चाहिए। इन सभी उपायों द्वारा ही इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। तो साथियों इसी के साथ यह वीडियो हुआ पूरा। अब इसका अध्ययन आप करिए। इसका अध्ययन करके तो आप बोर्ड के एग्ज़ाम देने जाएं तो निश्चित ही ये सभी क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे। ऐसी आशा उम्मीद विश्वास साथ चलिए हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।